गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज कक्षा 10 की दूसरी वीडियो आपको मिलेगी। पिछले टर्म पर मैंने जो टॉपिक शुरू किया था, आपको पता है, अम्ल, क्षार और लवण, उसमें बहुत सारी चीज़ें बता दिया था। उसी के बाद आज का क्लास होगा। डियर स्टूडेंट, आपसे कहना बस इतना ही है कि क्लास के साथ साथ नोट्स का कार्यक्रम, नोट्स बनाने का प्रोग्राम भी आपका साथ साथ चलना चाहिए। आप जल्द से जल्द कंटिन्यूटी में आ जाइए। अगर आप डेली वीडियो देखेंगे और डेली नोट्स बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हम स्कूलिंग कर रहे हैं, हम क्लासेस कर रहे हैं। और एक बार आपको इंटरेस्ट आ जाएगा तो फिर आगे काम करने में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आपको भी और हम लोगों को भी। ठीक है। पिछले टर्म पे अम्ल, क्षार और लवण को मैंने अम्ल क्षार को मैंने दो सिद्धांतों द्वारा डिफाइन किया था। आर्हेनियस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अनुसार मैंने अम्ल और क्षार को डिफाइन किया था। आज जो तीसरा कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस को डिफाइन करने का, वह लेविस कॉन्सेप्ट है। क्या है? लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे कि लेविस कॉन्सेप्ट अम्ल और क्षार को किस तरह से डिफाइन करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि इसके अनुसार एसिड क्या है और बेस क्या है। पहली चीज एसिड, जो इस कॉन्सेप्ट का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यह सिद्धांत अम्ल और क्षार को बिना विलायक की अनुपस्थिति में परिभाषित करने में सफलता प्राप्त की। क्या है? अम्ल और क्षार को विलायक की अनुपस्थिति में परिभाषित करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है। एसिड क्या होता है? कहा जाता है इस सिद्धांत के अनुसार कि वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युक्त लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे अम्ल कहते हैं। अब सवाल उठता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा का वह इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लिया है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उसे अम्ल कहा जाता है। ठीक है। अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये ग्रहण करेगा तो वो एसिड कैसे आप पहचानेंगे? यानी इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6 या 0 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेविस एसिड की पहचान क्या है? लेविस एसिड को कैसे पहचाना जाएगा?
इसको विलायक में डाल करके आप परिभाषित नहीं कर सकते। इसमें देखा जाएगा कि इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर बाहरी कक्षा में 0 या 6 इलेक्ट्रॉन है, यह किसी भी दूसरे पदार्थ से एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का ले सकता है। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड है, H+ आयन है। देखिए H+ आयन हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1+ का मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं है, यानी 0 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये हाइड्रोजन H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यह लेविस एसिड है। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम से साझेदारी कर लिया, तो 3 एल्युमिनियम से जाकर एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करके जुड़ गया। इस तरह से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये लेविस एसिड है। ठीक है। AF3, AlF3 वही चीज। एल्युमिनियम फ्लोराइड DF3, बोरान के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अपनी अष्टक पूरी करने के लिए फ्लोरीन 3 फ्लोरीन बोरान के एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा, तो बोरान के पास इलेक्ट्रॉन, Bf के पास कितना, बोरान के पास कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यह एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकता है। एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। एक फ्लोरीन क्या करेगा? एल्युमिनियम के एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा। इस तरह से इसके पास कितना हो गया इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये लेविस एसिड है। ठीक है, तो इस तरह से लेविस एसिड है। अब दूसरी चीज, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बेस क्या होता है? क्षार इस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं उसे क्षार कहते हैं। वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब जैसे कि अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 3 फ्लोरीन से साझा कर लिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 8, 5 में से 3 साझा कर लिया, तो 3 गुना के 6 और 2 बच गया, तो ये कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, यह रिएक्शन में भाग नहीं लिया है। इसी इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब समझ गए? यानी किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा का वह इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लिया है, उसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तभी तो ये दूसरे को दे सकता है। अगर ये भी इलेक्ट्रॉन बना होता तो ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को नहीं दे पाता। जैसे मीथेन में CH4, कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन था, चारों इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से साझेदारी कर लिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन ये लेविस एसिड नहीं, लेविस बेस नहीं है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। तो बेस, लेविस बेस की पहचान क्या है? लेविस बेस की पहचान है कि उस लेविस बेस की बाहरी कक्षा में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म सहित 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये लेविस बेस है, ये लेविस बेस नहीं है। PH3 फास्फोरस की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इसका 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन से साझेदारी कर लिया, इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, अब 8 हो गया, एक 8 2 बच गया। ये लेविस बेस है। OH- आयन
हाइड्रोजन के बाद कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन से साझेदारी कर लिया और एक माइनस 1 इलेक्ट्रॉन और, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया? 8। जहां पर कितना बेटा? 1 2 3 4, ये 5 और ये जो है ना 6 हो जाएगा। तो 6 2 8, यानी इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन जो सही 8 इलेक्ट्रॉन है, यह भी लेविस क्षार है। ठीक है। RNS2 एमीन, सॉरी RNS2 ये प्राइमरी एमीन है, ये प्राइमरी एमीन है। अब इसको देखो, ये अम्ल है कि क्षार है? नाइट्रोजन की बारी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 क्या किया? हाइड्रोजन जो है साझेदारी में भाग ले लिया, 2 हाइड्रोजन से और एक एल्किल समूह R से, R एल्किल समूह, बच कितना गया? 2 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 5 का 3 साझेदारी में भाग ले लिया, तो 3 गुना के 6 2 8, यह लेविस बेस है R2H। ये भी सेकेंडरी एमीन है, ये भी लेविस बेस है R3N। टर्सरी एमीन है, ये भी लेविस बेस है। ठीक है ना? Cl माइनस, ब्रोमीन माइनस, ठीक है, RH एल्कोहल, ये सब आपका लेविस बेस है। क्लोरीन के बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 8 हो गया, ये लेविस बेस है। तो इस तरह से लेविस बेस और लेविस एसिड कैसे पहचाना जाता है, इसको मैंने बता दिया। लेविस बेस को कैसे पहचानेंगे? लेविस एसिड वे पदार्थ जिसके बारी कक्षा में 0 या 6 इलेक्ट्रॉन हो, यानी इसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन भी लेना है, तो या तो 0 नहीं, 0 केवल हाइड्रोजन और हीलियम के लिए है, और सभी परमाणुओं की बारी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हो जाएगा लेविस बेस। लेविस बेस क्या होते हैं? वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन जो त्यागते हैं, इसको पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे कि इसके बारी कक्षा में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म सहित 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में मैंने बता दिया, वह इलेक्ट्रॉन जो किसी भी परमाणु की बारी कक्षा का वह इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। ये था ऑल अबाउट एसिड बेस के तीनों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, तीनों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पे आते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, अम्ल के गुण। पहली प्रॉपर्टी, इसको भौतिक और रासायनिक गुणों में बांट सकते हैं। भौतिक प्रॉपर्टी में इसके क्या होगा? भौतिक या फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले मान लीजिए यह जल में विलेय है, यह जल में क्या होती है? विलेय। दूसरे पॉइंट लिखिए, यह जल में H+ आयन त्यागता है, यह जल में H+ आयन त्यागते हैं। यह संक्षारक है, संक्षारक का मतलब कोरोसिव है, यह त्वचा पर पड़ने पर त्वचा को जला देती है। तीसरी पॉइंट, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। अब जो लिटमस पेपर है, यह एक सूचक है जो लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन एक थैलोफाइटा है।
लाइकेन एक थैलेडोफाइटा पौधा है, उसी से लिटमस प्राप्त किया जाता है। लाइकेन एक बड़ी ऊंचे क्लास की स्टडी है, एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड शैवाल, एल्गी एंड फंजाई। यह शैवाल और कवक के मिलने से बनता है लाइकेन। ये लाइकेन लिटमस से प्राप्त होता है। लिटमस अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में नीला होता है। तो अम्ल का ये क्या होगा, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगर नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डालोगे तो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका भौतिक प्रॉपर्टी थी, एसिडिक प्रॉपर्टी आई है, सॉरी ये फिजिकल प्रॉपर्टी में इतनी। और दूसरा लिख लीजिए केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज की क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टी में पहले लिखिए क्षार से विक्रिया, क्या है, क्षार से अभिक्रिया। कोई भी क्षार लीजिए वो हम उससे रिएक्शन करेगा। HCl ले लीजिए, NaOH ले लीजिए, HCl ले लीजिए, NaOH ले लीजिए, ये आपका अम्ल है, ये क्षार है। क्षार से OH माइनस आयन और हाइड्रोजन से H+ आयन ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो जल बन जाएगा। यहाँ बनेगा NaCl + H2O। इसको उदासीनीकरण क्रिया कहा जाता है। अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और लवण और जल बनता है। कक्षा 9 में मैंने बताया है, अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो कोई भी अम्ल हो क्षार से विक्रिया करके लवण और जल बना रही। जैसे आपने एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, H2SO4, ये आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपने रिएक्शन कर दिया, ये आपका अम्ल है और ये क्षार है। आपको पता है कि क्षार OH माइनस आयन त्यागता है और अम्ल H+ आयन त्यागता है। यह दोनों आपस में रिएक्शन कर देते हैं। यहाँ पे एक OH माइनस आयन, एक H+ आयन जब रिएक्शन करते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। 2 H यहाँ पे है, 2 H है, तो ये रिएक्शन करके कितना बनाएंगे, 2H2O, वाटर के 2 अणु बनाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, ये लवण हो जाएगा। इसी तरह से आप बहुत सारे अम्ल हैं, बहुत सारे क्षार हैं, यहाँ आप बदलेंगे तो लवण और की टाइप बदलेगी। ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये क्षार अम्ल क्षार से विक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, लवण और जल बनाते हैं। आइए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन। अम्ल से हाइड्रोजन का, धातु से विक्रिया, धातु से अभिक्रिया। ये दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी धातु से विक्रिया। धातु से विक्रिया में वे धातु जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे सीरीज होती है, आपका लिथियम से लेकर के बहुत सारे तत्व हाइड्रोजन तक, हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, बहुत सारे तत्व आते हैं। एक विद्युत रासायनिक श्रेणी कही जाती है, या तो ये कहिए, आगे मैं लेक्चर में बताऊंगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है ये आगे मैं बताऊंगा। अब ये जानते हैं कि सक्रिय धातु अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जैसे सोडियम ले लिया प्लस HCl ले लिया, अब हाइड्रोजन जो विस्थापित होगा यह हाइड्रोजन गैस के रूप में होगा। और हाइड्रोजन गैस का फार्मूला क्या होता है,
H2 होता है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, HCl से हाइड्रोजन निकलना है इसलिए हाइड्रोजन 2 चाहिए। एक हाइड्रोजन से एक HCl से एक हाइड्रोजन, दूसरे HCl से क्या हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा NaCl प्लस H2। ये देखिए अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है, उसको 2 यहाँ करना पड़ेगा, इसलिए 2 सोडियम करना पड़ेगा। NaCl का फार्मूला तो यही रहेगा। अब परमाणु को बैलेंस करने के लिए आपने 2 सोडियम यहाँ पे ले लिया, जिंक ले लिया प्लस H2SO4 ले लिया। अब क्या करेगा, H2SO4 अम्ल है, अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ये हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस H2, बेटा निकल जाएगा, ठीक है। ये निकल गया। तो इस तरह से अम्ल जो धातु जो होते हैं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, या अम्ल धातुओं से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस क्या करती है, मुक्त करती है। नोट कर लो। ओके, समझ गए। चलिए ये दूसरी प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए, धातु कार्बोनेट से लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु से धातु कार्बोनेट से जितने भी अम्ल हैं वह धातु कार्बोनेट से विक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, जितने भी अम्ल हैं। जैसे कि देखिए HCl अम्ल है, ये धातु कार्बोनेट एक सोडियम ले लिया, ये फार्मूला गलत है, यानी जितना इस पे 2 माइनस होता है, सोडियम पे 1 प्लस होता है, तो 2 प्लस करने के लिए आपको 2 सोडियम करना पड़ेगा, Na2CO3, ये फार्मूला हो गया। ये जो फार्मूले होते हैं उस पे चार्ज, परमाणु के चार्ज के आधार पर बनते हैं, बैलेंस होते हैं, आसान होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2NaCl, क्या हो जाएगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। HCl ले लीजिए प्लस FeCO3 ले लीजिए, फेरस कार्बोनेट। यहां से ये देखिए इसका जो आयरन है, इसका जो धातु है वह कोलिन के ऋणायन अम्ल के ऋणायन से रिएक्शन करके लवण बना देगा। अब देखिए यहाँ पे FeCl, अब बताइए कि यहाँ पे आयरन पे कितना धन चार्ज है, 3 है, क्योंकि कार्बोनेट पे 2 है, कार्बोनेट पे आपके पास क्या है, 2 माइनस होता है, इस पे 2 प्लस होता है, ठीक है। अब 2 प्लस इस पे है तो 2 क्लोरीन चाहिए, इसको फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन से जुड़ेगा FeCl2। अब 2 क्लोरीन लेने के लिए आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस H2O प्लस CO2। यानी किसी भी धातु कार्बोनेट से अम्ल रिएक्शन करके धातु कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए। अगर कोई बात समझ में ना आए तो फोन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब आइए, यह ऑल अबाउट अम्ल क्षार और अम्ल क्षार के बारे अम्ल और क्षार के बारे में था। अब इसमें एक पॉइंट
जो अगला टॉपिक का पॉइंट है साल्ट, लवण। क्या होता है? बहुत आसान बात है। यह बच्चों में जब नॉलेज नहीं रहता, कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, तो उनसे पूछा जाता है कि लवण क्या होता है, तो वो कहते हैं कि नमक होता है, NaCl होता है। ये बात NaCl एक लवण है, सही है, लेकिन सारे लवण जो होते हैं NaCl नहीं होते हैं। लवण NaCl एक लवण है, लेकिन सारे लवण को NaCl में ला करके मर्ज कर देना ये सही नहीं है। लवण क्या होता है? यह अम्ल और क्षार के रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त होता है। चाहे अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया के उदासीनीकरण से क्या होता है? प्राप्त होता है। जैसे HCl ले लिया आपने, एक क्षार ले लिया NaOH, अम्ल लिया और ये क्षार लिया, अम्ल लिया और क्षार लिया। यहाँ पे यहाँ से OH निकलेगा, क्षार OH निकालता है, और यहाँ से H+ आयन निकलेगा, यहाँ बचेगा NaCl, यहाँ बचेगा H2O बन गया। ये लवण है। NaCl क्या है? ये लवण है। कोई दूसरा अम्ल ले लीजिए, दूसरा आप क्षार ले लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लवण बनेगा। यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा। दो OH, एक OH को एक H+ आयन उदासीन करता है, तो दो OH को यहाँ पे दो H+ आयन क्या करेगा? उदासीन करेगा। एक OH और एक H+ आयन से एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, दो OH- आयन और एक H+ आयन से दो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा 2H2O, और यहाँ पे क्या बनेगा? MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। इसी तरह से बहुत सारे जितने भी चाहे एग्जाम्पल आप देते रहेंगे, दिन रात गुजर जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। बस आप समझ लीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। ये आपने HNO3 ले लिया, नाइट्रिक एसिड ले लिया, और चलिए यहाँ पे आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। अब इस अम्ल को H+ आयन को अगर पूर्ण उदासीन करना है OH द्वारा, ठीक है ना, यहाँ पे एक OH है, इसके पूर्ण उदासीन के लिए दो H+ आयन चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही H+ आयन है। अब इसको दो H+ आयन करने के लिए दो से गुणा करना पड़ेगा। दो H+ आयन और दो OH- आयन, ये रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? टू वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। दो OH- आयन, दो H+ आयन आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? चलिए कैल्शियम यहाँ पे बचा, यहाँ पे नाइट्रेट बचा NO3 का ट्वाइस हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। ये फार्मूला हो गया कैल्शियम नाइट्रेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NO2 क्यों हुआ? NO3 ट्वाइस क्यों हुआ? यहाँ से H+ आयन निकलेगा तो नाइट्रोजन पे एक माइनस आ जाएगा, और कैल्शियम पे 2+ होता है, तो 2+ से दो NO3 क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। इसलिए फॉर्मूला इसका क्या है? CaNO3 ट्वाइस, ठीक है। लिख लीजिए। अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत लवण और जल का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार की जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसे उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नोट करिए, समझ बात आ रही है? मैं आज आप क्लास में नहीं हो, बड़ा अजीबोगरीब सा लग रहा है क्लास करने में, आप पढ़ाने में। एक टेंडेंसी हम लोगों की ऐसी थी नहीं, कभी काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको मान लिया जा रहा है कि आप क्लास में बैठे हैं और आपको समझ करके पढ़ा रहे हैं। तो कहीं पर भी कोई मिस लैंग्वेज, मिस्टेक अगर आपको लगे
तो उसको फौरन जो है आप कमेंट्स के जरिए उसको इंगित कराएं, ताकि आने वाले वीडियो में उन सारी चीज़ों को रिमूव किया जाए जो चीज़ें कहीं मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो ये लवण की परिभाषा है। अब एक आर्टिकल इसमें आता है टाइप्स ऑफ सार। क्या है? टाइप्स ऑफ सार, लवण के प्रकार। लवण उदासीकरण के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। चलिए, एक पहला लिखिए सामान्य लवण, सिंपल साल्ट। दूसरा है अम्लीय लवण, ये मीडियम हिंदी है इसलिए हिंदी में लिखाना पड़ता है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा यूज है। इस वर्ड अगर आप इंग्लिश में जाने तो नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत बेटर होगा। क्षारीय लवण है, मिश्रित लवण। चौथा, पांचवा